हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, आजकल के ज़माने में कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात बहुत होती है। हमेशा ही नई से नई कंपनियां नए आइडियाज़ लेके, नए प्रोडक्ट लेके, नई सर्जिकल टेक्निक लेके, नए इम्प्लांट लेके अपने कॉन्फ्रेंसेज में आती रहती है, हमारे को प्रभावित करने की कोशिश करती रहती है। तो क्या हमें नई टेक्नोलॉजी तुरंत ही अपना लेनी चाहिए या कुछ दिन रुकना चाहिए और उसका इफेक्ट देखना चाहिए? इसके बारे में जब मैंने स्टडी करी तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर मिला जो कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों ने इसको पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें जो स्टडी दी गई है उसे स्कॉट्स पैराबोला के नाम से आप समझ सकते हैं। स्कॉट ने जो एक पैराबोला बनाया है वो एक नॉर्मल रिसर्च टूल किस प्रकार से रिएक्ट करता है उसके बारे में बताया है, और 80 से 90% टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो फार्मूला है वो लग जाता है। आप देखिए कि होता क्या है। सबसे पहले कोई प्रॉमिसिंग आइडिया लॉन्च होता है, वो कॉन्फ्रेंस में लॉन्च हो सकता है, वो किसी रिसर्च में लॉन्च हो सकता है, वो कोई पब्लिश पेपर हो सकता है, और वो जो आइडिया होता है उस पर शुरू में रिसर्च शुरू होती है। शुरू के कुछ पेपर्स जो होते हैं बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे मीडिया का प्रेशर पड़ने लगता है कि आप भी इस दवाई को, इस टेक्नोलॉजी को या इस इम्प्लांट को यूज़ करिए, इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आ रहे हैं और बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट आ रहे हैं। धीरे धीरे जो सर्जन्स हैं वो देखते हैं, लाइव सर्जरीज़ में उस टेक्नोलॉजी को देखते हैं, या फिर कॉन्फ्रेंसेज में देखते हैं, या रिसर्च पब्लिकेशंस में पढ़ते हैं, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आकर उनको बोलते हैं कि आप ये दवाई स्टार्ट करिए, और वो उसको आम जनजीवन में यूज़ करना शुरू करते हैं। और शुरू में इनकरेजिंग रिजल्ट आते हैं तो धीरे धीरे वो जो दवाई है, वो जो प्रोसीजर है, वो जनरल लोगों के अंदर यूज़ में भी आने लग जाता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी आते हैं जो कि डाउट उनके मन में डालना स्टार्ट करते हैं। शुरू में डाउट बढ़ते हैं, फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं, या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स भी दिखने लगते हैं, और लोगों के मन में फिर दोबारा से डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद तो उनकी झड़ी ही लग जाती है, और फिर मेडिको लीगल केसेस आने लगते हैं, और उसके बाद मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती है कि भैया ये प्रोसीजर या फिर ये दवाई तो आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा है, बल्कि कुछ लोगों को तो नुकसान भी हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है दोस्तों, कि धीरे धीरे वो जो प्रोसीजर, जिसे कि एक ज़माने में कहा जा रहा था कि ये तो पूरा लाइफ ही चेंज कर देगा, बहुत ही मॉडर्न दवाई है या बहुत ही मॉडर्न प्रोसीजर है और रिजल्ट शानदार है, उसके बारे में अब लोग उल्टा कहने लग जाते हैं कि इसे तो रेयरली यूज़ करना चाहिए, और आप इसको यूज़ करो या नहीं करो, स्टडीज़ कहती है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है कि वो जो सामान है, वो जो दवाई है, वो ऑपरेशन थिएटर में पड़ी दिखती है, और लोग उसको कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि बेटा एक समय तो इसका इतना नाम था, इस प्रोसीजर का इतना नाम था, अब वो देखिए सामान कुछ काम ही नहीं आ रहा। और अल्टीमेटली जो स्टेज आती है दोस्तों स्कॉट्स पैराबोला की, वो लास्ट स्टेज आती है, जो फ़नी स्टेज होती है, जब सीनियर सिटीजन, सीनियर डॉक्टर्स अपने जूनियर्स को बताते हैं कि यार ये इम्प्लांट थे जो एक वक्त हमने धड़ल्ले से यूज़ किए और अब बिल्कुल ही आउट ऑफ द फेवर चले गए हैं। तो दोस्तों, स्कॉट्स पैराबोला में क्या बताता है कि जैसे कोई इनिशियल कोई रिसर्च आती है, एकदम से उस पर कूद के मत पड़िए। अगर कोई दवाई नई लॉन्च की है तो एकदम से उसके ऊपर मत जाइए, 2-3 साल रुकिए और देखिए कि लोग किस प्रकार से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो जो शुरू में कुछ बायस्ड पेपर की वजह से या मीडिया प्रेशर की वजह से आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो, लेकिन जब आप लास्ट में जाएंगे, जब आप 4-5 साल के रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ अलग ही है। अगर मैं आपको ऑर्थोपेडिक सर्जरी का एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, तो उसी बारे में मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल दूंगा, लेकिन आप भी हर ब्रांच के अंदर आप देख सकते हैं कि ऐसे रिजल्ट्स आपको कुछ दवाइयों में, कुछ प्रोसीजर्स में मिलेंगे। ऑर्थोपेडिक्स में आप देखिए कि सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन एक प्रोसीजर आया था, जिससे कहा गया था कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम को जादू से सही कर देता है। लेकिन थोड़े दिनों में लोगों को पता चला कि सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन चाहे करो चाहे मत करो, कोई फ़ायदा नहीं होता। और आज ये हालात है कि रोटेटर कफ सर्जरी में कोई सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन करता भी नहीं है, और गर्व से बताता भी कि मैं सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार से आप बहुत सारी एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ को देख सकते हैं कि एंडोस्कोपिक सर्जरीज लॉन्च होती है और ये दावा करती है कि सर्जरी ओपन सर्जरी की बजाय शानदार रहेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में रिसर्च पेपर होते हैं जो पब्लिश करते हैं कि चाहे ओपन कराइए या एंडोस्कोपिक कराइए, रिजल्ट सेम ही रहते हैं। तो मेरा यही मानना है, खास करके जो यंग सर्जन्स हैं उनको मेरा मैसेज यही रहेगा दोस्तों, कि आप लोग जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, या तो कोई नई दवा को अपना रहे हैं, या कोई नया इम्प्लांट अपना रहे हैं, तो पहले उसकी प्रॉपर स्टडी कर लीजिए। बायस्ड पेपर पे या अर्ली रिजल्ट्स पे मत जाइए, 2-3 साल रुक जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो या आपका होगा या आपके पेशेंट्स का होगा। धन्यवाद दोस्तों।